अच्छा, तो अब हम लोग फंक्शंस के कलेक्शन को देखते हैं कि फंक्शन का कलेक्शन हमारे पास वेक्टर स्पेस कब बनाता है, और हमारे पास एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से डिफाइंड है। ओके, उनके आधार पर हम देखेंगे कि वो फंक्शन हमारे पास, तो एक एज ए क्वेश्चन लिख लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और हम प्रॉपर प्रूव भी करेंगे कि कैसे हमारे पास जो फंक्शंस का कलेक्शन है वो वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं CSIR नेट के अंदर। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। तो दिस फंक्शंस से रिलेटेड है, फंक्शंस के वेक्टर स्पेस की बात करते हैं। सो इसको एज ए क्वेश्चन लिख लीजिए। सो दैट वी जस्ट राइटिंग इट्स क्वेश्चन, सो दैट द सेट वी, वी से डिनोट कर रहा है, ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन interval that is unit interval 0 comma 1, okay, is a vector space over the field R of real numbers with the respect to vector addition। वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइंड है? वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय, सो दो फंक्शंस हैं, लाइक एक F1 है और दूसरा F2 है, तो इन दोनों का सम is defined in this way कि we are adding the values of the function at that point. This is for all, this is F1 and F2 in V. And second one is that if you are multiplying some scalar A in some function F1, so it is defined as just equals to this is A times of F1x for all A belonging to R, and this is your F1 belonging to B. ओके, तो आइए जरा इसको देखते हैं कि ये वेक्टर स्पेस बनाएगा और आर या फिर नहीं। तो पहले तो हम पूरी तरीके से क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें ये बोला है कि इफ देयर इज अ फंक्शन एफ, ठीक है, डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0, 1, ठीक है, तो डिफाइंड ऑन द इंटरवल मींस दिस इज some function in this way, this is 0, 0 to 1 up to 0, 0 to, ठीक, तो देख कलेक्शन, ये कुछ फंक्शन है विच इज कॉन्टिन्यूअस। समटाइम्स इसको ऐसे भी लिख देते हैं, दिस इज एफ फ्रॉम 0, 1, इसको यहाँ पर आर लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, वी आर जस्ट टेकिंग आर हेयर। दिस इज रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, सो ये कॉन्टिन्यूअस है एंड रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, तो इन सारे फंक्शंस का कलेक्शन है। ठीक है, दैट इज कलेक्शन ऑफ दिस वी द कलेक्शन ऑफ ऑल सच फंक्शंस
ठीक है, अब ये सस्पेंशंस में हमने एक एडिशन डिफाइन कर दिया है जो इस तरीके से डिफाइंड है, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरीके डिफाइंड है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर F1 एंड F2 आर द फंक्शंस एंड दिस होल थिंग इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक, हमारे पास एक फंक्शन है F1 और एक फंक्शन है F2। ठीक, तो ये हमारे पास दिस आर बिलोंगिंग टू V। जब हम इसकी बात करते हैं F1 ऑफ x, तो दिस इज, एंड दिस इज F2 ऑफ x, तो दैट इज बेसिकली बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जब हम किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज द वैल्यू, दैट थिंग इज बिलोंगिंग टू द codomain. Okay, so this is a real valued function. So it means this f1x and f2x are the real value. Similarly, this f1 plus f2x some value है ना। अब हमको ये देखना है कि ये रियल होगी कि नहीं। अगर ये रियल होगी तो क्लोज्ड हो जाएगा अंडर एडिशन। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी है वन बाई वन। तो आइए जरा चेक करते हैं। वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब ऑब्वियसली सारी चीजें प्रूव हो रही होंगी, है ना, प्रूवन होंगी। तो आइए जरा इसको प्रूव करते हैं। ध्यान दे, चलिए। तो आइए राइट द सॉल्यूशन या प्रूव। ओके, सो फर्स्ट जो हमें प्रूव करना होता है फर्स्ट पार्ट में, उसमें ये प्रूव करना होता है क्लोजर। तो यहाँ पर लेट F1 एंड F2 आर द टू functions, continuous functions which is belonging to V. So this implies you easily say that is f1x and this f2x is the value of the function and that will be belonging to set of real number. तो सिंस जो हमारे पास एडिशन ऑफ टू फंक्शंस है, इट मींस f1 प्लस f2, वो हमारा जो डिफाइंड है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, f1x प्लस f2x। अब ध्यान देना, ये वैल्यू भी रियल नंबर है, ये वैल्यू भी रियल नंबर है, और दो रियल नंबर्स वैल्यूज का सम क्या होता है, रियल नंबर, बिकॉज आर इज द फील्ड। तो दिस इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, सो दिस इंप्लाइज दिस f1 प्लस f2x ये जो डिफाइंड है दैट इज आल्सो बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, एंड वी आल्सो नो द सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अगेन अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये रियल वैल्यूड होगा एंड कॉन्टिन्यूअस एज वेल। तो दिस इंप्लाइज दिस f1 प्लस f2 इज अगेन बिलोंगिंग टू V। इसका मतलब f1 प्लस f2 जो फंक्शन बन रहा है दैट इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन एंड दैट आल्सो बिलोंगिंग टू V। इसका मतलब है कि that V is closed under addition. ओके, अंडरस्टूड। तो कलेक्शन ऑफ द, इसका मतलब है कि क्लोज जो हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी है दैट इज योर क्लोज्ड, वो हमारे पास क्लोज्ड है। दूसरी, फर्स्ट ये प्रूव हमने करा, दूसरा एसोसिएटिविटी की बात कर लेते हैं। तो एसोसिएटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो तीन फंक्शंस ले लेते हैं। तो एसोसिएटिविटी तो ऑपरेशन के ऊपर डिफाइन होती है ना, ऑपरेशन एडिशन है तो इजिली यू कैन सी। तो हमारे पास लेट थ्री फंक्शंस f1 f2 एंड f3, ये थ्री हमने वैल्यूज ले लिया फ्रॉम V, एंड यू आर जस्ट सेइंग दिस इज f1 प्लस f2, ये एक ब्रैकेट हो गया, प्लस का दिस इज योर f3, और दिस इज और नाउ ऑपरेट ऑन x। इसको x पे ऑपरेट करते हैं, लेट अस सी क्या मिलेगा। हमारा काम क्या है, हमारा काम है दिस इज f1 प्लस f2, इफ यू ऑपरेटिंग फर्स्ट देन f3 इज जस्ट इक्वल टू दिस इज f1 प्लस f2 प्लस f3, इट मीन दे आर गिविंग द सेम वैल्यू, तभी तो हम दो फंक्शंस को इक्वलिटी की बात करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जब इसको हम ओपन करेंगे बाय द एडिशन ऑपरेशन, तो यू कैन जस्ट हैव f1 प्लस f2 ऑफ x एंड प्लस दिस इज f3 ऑफ x। इसको हम फर्दर एडिशन ऑपरेशन से ओपन कर सकते हैं, तो दिस इज f1 ऑफ x प्लस दिस इज योर f2 ऑफ x। ओके, एंड प्लस ऑफ दिस इज f3 ऑफ x। ओके,
नाउ यू कैन जस्ट, क्योंकि एसोसिएटिविटी है, तो एसोसिएटिविटी रूल से हम इसको रियल नंबर में एसोसिएटिविटी होता है। अब यहाँ पर F1x, F2x एंड F3x आर द रियल नंबर्स, और अगर ये रियल नंबर है तो हम इसके अंदर एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। तो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज दिस टाइप F2 of x प्लस F3 of x। And now you can just write here in this way F2 plus F3 by the definition of addition. And now you can just further you can write F1 plus F2 plus F3 of this whole thing is equals to x. So this is for all x in this interval. So this implies this F1 plus F2 पहले ऑपरेट करें, फिर इसमें F3 करें, या फिर F1 प्लस F2 प्लस ऑफ F3 ऑपरेट करें। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल F1, F2, F3 इन V। तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो एक चीज हमेशा, एक चीज अपने माइंड के अंदर आप बिठा लीजिए कि कहीं पर एडिशन होगा, चाहे फंक्शंस का हो, चाहे मैट्रिसेस का हो, चाहे कहीं पर भी एडिशन है, तो वो एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। ठीक। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए ध्यान रखना कि हम मल्टीप्लिकेशन किन सेट, किन एलिमेंट्स के बीच में कर रहे हैं। जैसे अगर मैट्रिसेस की भी बात करें तो मैट्रिसेस में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव नहीं होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता। ओके, एसोसिएटिव होता है। तो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के लिए आप दिमाग में बिठा सकते हैं कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगी ही करेगी। क्लियर। चलिए, तो एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है फंक्शंस के लिए। फिर थर्ड की बात करते हैं हम, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास जीरो, जीरो फंक्शन ले सकते हैं, है ना। जीरो फंक्शन हमारे मतलब अ फंक्शन विच इज गिव्स ऑल द वैल्यूज इज बिकम्स जीरो। और क्योंकि ये हमारे पास दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक। सो इफ यू आर टेकिंग एफ विद जीरो, है ना, डिफाइन कर सकते हैं जीरो फंक्शन। तो यू कैन जस्ट हैव सिंपली दिस इज एफ एक्स प्लस का जीरो बार ऑफ एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जीरो। अब ये जीरो यहाँ पर रियल नंबर है, रियल नंबर को अगर एफ एक्स में ऐड करेंगे यू विल गेट एफ एक्स अगेन। ठीक। सो दिस इंप्लाइज दिस इज एफ प्लस जीरो बार, या फिर जीरो बार प्लस एफ, दैट विल बी रिमेन द एफ फॉर ऑल एफ इन V। तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट जीरो फंक्शन इन V, है ना। ये जीरो बार कहाँ का मेंबर है, दिस इज फ्रॉम V। तो दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर दिस collection V। ओके। फोर्थ वन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो दो जो फंक्शन होगा उसका नेगेटिव फंक्शन उसका इनवर्स हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो यू नो दैट एफ को अगर हम माइनस ऑफ एफ से ऐड करेंगे तो यू कैन हैव सिंपली, दिस इज, अगर हम एक्स एक्स पे ऑपरेट करते हैं तो दिस इज एफ एक्स, एंड दिस इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ एफ एक्स, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड है ना, तो माइनस का एफ एक्स आ जाएगा, एंड दैट यू गेट जीरो, जीरो फंक्शन, है ना। जीरो वैल्यू फ्रॉम रियल नंबर, दिस इज जीरो। तो यहां पर हमारे पास यू कैन जस्ट इजिली से कि भाई ये तुम्हारे पास हो जाएगा, और ये जीरो आ गया, तो इट मींस यू कैन से दिस इज एफ प्लस माइनस ऑफ एफ। इन दोनों को ऐड करने के हमको क्या मिल रहा है, जीरो फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ, इट मींस फॉर एवरी फंक्शन, फॉर एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वी हैव अ, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उसका नेगेटिव फंक्शन भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कोई फंक्शन है, उसके लिए हमेशा एक रियल वैल्यू continuous function exists करेगा, such that if you are adding both the function you will get the zero function। It means for every continuous function here we have a inverse, additive inverse। कम्पेटिटिविटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें अबेलियन दिखाना होता है ना, कम्पेटिटिविटी।
तो उसके लिए वी आर जस्ट टेकिंग F1 एंड F2 इन V, and we can show like this is your F1 plus F2, or operating over X, you will get here F1 of X plus there is the F2 of X. तो ये तुम्हारे पास इनको अब इन दो रियल नंबर से इनको कम्यूट कर सकते हो, तो यू कैन राइट लाइक दिस इज F2 of X plus F1 of X, and you have this is F2 plus F1 of X. Okay, so this implies F1 plus F2 is just equal to F2 plus F4. तो फंक्शंस कम्यूट भी कर रहे हैं, देयर इज नो वरी अबाउट इट. ओके, थर्ड सेकंड, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की अब अगर हम बात करें, तो जो हमने ए एफ डिफाइन करा है ओवर दिस एक्स, तो हम देख रहे हैं कि ए जो है तुम्हारे पास, हम यहाँ पर ओवर आर देख रहे हैं कि कलेक्शन इट शुड बी ओवर आर. तो ए भी कहाँ का नंबर है, आर, रियल नंबर. और एफ हम वी से लिए हैं, तो जो एफ एक्स बन रहा है वो भी एक रियल नंबर, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है. ठीक. सो किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन में अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते तो वो भी कॉन्टिन्यूस बना रहता है. तो यहाँ पर a इंटू एफ एक्स आ रहा है. ठीक. दिस इज फ्रॉम आर, दिस इज फ्रॉम आर, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, आर. तो अगर हमारे पास, इट मीन दैट दिस स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड. ओके, तो दिस इंप्लाइज जो हमने ऑपरेशन जो डिफाइन करा है दैट इज क्लोज, इज क्लोज्ड. तो ये प्रॉपर्टी हो गई. नेक्स्ट हमें जो प्रूव करना होता है थर्ड पॉइंट में, फर्स्ट हमें देखना होता है कि फॉर अ कांस्टेंट ए, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग सम कांस्टेंट ए इन ऑन टू फंक्शन F1 और F2, तो उसके लिए वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, है ना. तो उसके लिए हमने ये लिया, ये फंक्शन था, और इसको हमने ऑपरेट करा ऑन एक्स. तो ये सिंपली, क्योंकि हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, तो उससे इसको ओपन करेंगे. तो ओपन कैसे कि ए टाइम्स ऑफ F1 प्लस F2 ऑफ एक्स, ऐसे ओपन हो जाएगा. एंड दैट इज इक्वल्स टू, क्योंकि एडिशन भी हमारे पास इस तरीके से डिफाइंड है, तो इसको हम अंदर F2 ऑफ एक्स भेज देंगे, और फिर ए को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑन द रियल नंबर्स. यहाँ पर ये दोनों रियल नंबर्स है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो इट लाइक ए टाइम्स F1 एक्स प्लस ए टाइम्स ऑफ F2 एक्स. और फिर हम फर्दर जब लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज ए ऑफ F1 ऑफ एक्स, दिस इज लाइक दिस, और दिस इज ए F2 ऑफ होल एक्स. क्लियर. और यू कैन जस्ट राइट हेयर a of F1 plus this is a of F2 का होल एक्स. ओके, तो यहां से क्या पता चला कि जो एक हमारे पास स्केलर था a, ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो दिस इंप्लाइज दिस a, it can be distributed over the addition of two functions. You can write a of F1 plus of a of F. Clear? So this is for all a in this set of real numbers, and this is F1 and F2 from V. Second property क्या होती थी कि now we are taking a and b two constant and we have some function F1 suppose that. तो अब ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अगर इसको हम किसी फंक्शन के लिए ऑपरेट करते हैं सपोज x के लिए, तो ये कैसे हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ए बी इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज F1 ऑफ x. एंड अगेन यू कैन जस्ट, क्योंकि ए बी सी ये तीनों रियल नंबर है, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं एसोसिएटिव टाइम्स ऑफ b ऑफ F1 ऑफ x. एंड नाउ यू कैन जस्ट राइट दिस इज a b of F1 of x in this way you can write, and then you can write a of b of F1 and whole of x. ठीक. अब यहां पर ये एज अ फंक्शन ट्रीट करेगा और ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन है उससे हम इसको ओपन कर लेंगे. तो यहां से हमारे पास जो ए बी of F1 is just equal to a of b of F1. You can write like this. तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव कह सकते हो है. दिस इज सेकंड.
हाँ, एक प्रॉपर्टी और है, इट वाज थर्ड प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट पे पॉइंट हमारे पास क्या होता था कि बी जस्ट टेकिंग ए प्लस बी, है ना, एंड नाउ यू जस्ट हैव F1 है। तो इसके साथ जब हमें डिस्ट्रीब्यूट, मतलब हम वहां क्या कर रहे थे, कांस्टेंट का हमने फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करा था, अब फंक्शन को कांस्टेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए हम फर्दर लेके चलेंगे यहाँ पे, यू कैन जस्ट हैव लाइक दिस इज योर एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इसको जब ओपन करोगे तो दिस इज ए प्लस बी एंड दिस इज एफ वन ऑफ एक्स, और ये कॉन्स ये हमारे रियल नंबर है, तो इसको ऐसे कर सकते हो, दिस इज एफ वन ऑफ एक्स प्लस दिस इज बी f1 of x, and now you can just write this is a of f1 of x and plus this is b of f1 of x, and so this implies this is a plus b of f1, है ना, is just equal to a of f1 plus b of f1। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती थी डिस्ट्रीब्यूटिव के ऊपर, वो होती थी 1 into f। ठीक है, तो 1 यहां पर जो है वो रियल नंबर है, दिस इज फ्रॉम फील्ड। तो लेट्स ऑपरेट ऑन x, इट इक्वल्स टू 1 into fx, है ना, एंड दैट विल बी इक्वल टू fx इज 1। तो दिस इंप्लाई यू कैन से 1 into f इज जस्ट इक्वल टू f। तो यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज हमारे पास वेक्टर स्पेसेस की थी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी ट्रू हो रही हैं, और वी कैन प्रूव्ड, है ना, वी कैन एबल टू प्रूव ऑल द प्रॉपर्टीज। तो दिस इंप्लाइज, यू कैन से दिस इंप्लाइज दिस v is a vector space over R, over set of real, where V is the collection of all the real valued function defined on the closed interval 0 comma 1, है ना। तो that will be a vector space over the set of real numbers। ओके, समझ में आ गया। पवन, आइए कुछ फाइनाइट वेक्टर स्पेसेस की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर तो इनफाइनाइट कलेक्शन होगा, बट we have some vector spaces which have a finite number of elements in that set। तो दिस इज अ फाइनाइट वेक्टर स्पेसेस, है ना। तो ध्यान देना। सो जेड पी एन ओवर, अरे भाई कहाँ गया, जेड पी एन ओवर जेड पी फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। यहाँ पर p इज द प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमें पता है कि जेड एन हमारे पास फील्ड कब बनाता है, मतलब जेड एन फील्ड बनाता है जब n बराबर p होता है, प्राइम होता है। तो जेड बी इज द फील्ड। ठीक है, फील्ड ओवर फील्ड ही हम वेक्टर स्पेस की बात ही कर सकते हैं। तो जेड बी इज द फील्ड, तो जेड पी एन मीन्स ये फाइनाइट हमारे पास स्पेस होता है, जो जेड एन होता है दैट इज फाइनाइट स्पेस। तो जेड एन का मतलब जेड पी एन का मतलब है जेड पी क्रॉस जेड पी अप टू जेड पी अप टू एन टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर द जेड पी। ठीक है, दूसरा है वेक्टर स्पेस, दूसरा हमारे पास है, अगर हम मैट्रिसेस के कलेक्शन की बात करें ऑफ ऑर्डर m बाई n, जिसकी इंट्रीज हम जेड से ले रहे हैं, है ना। तो जेड के अंदर फाइनाइट एलिमेंट है, तो मैट्रिसेस का कलेक्शन भी फाइनाइट ही बनेगा। ठीक है, दैट विल बी आल्सो अ वेक्टर स्पेस ओवर जेड। तो दिस इज अ वेक्टर स्पेस। इसी तरीके से वी कैन जस्ट हैव पी एन ऑफ जेड, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन, है ना। और उसमें हम जो एंट्रीज भर रहे हैं फ्रॉम जेड पी, है ना,
तो उस केस में ये भी एक हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर जेड पी, क्योंकि इसके अंदर जेड पी के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, तो यू कैन इजीली से कि जेड पी एन या जेड एम एन of over ZP या PN ZP will be again a finite vector space. So this is a vector space. ओके, अब बताइए इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे ZP की अगर हम बात करें। अगर हम कहें कि हमारे पास ये फाइनाइट स्पेस है तो उसके फाइनाइट नंबर ऑफ कलेक्शन होगा, इसका मतलब इसकी कोई कॉर्डिनलिटी होगी, तो कितने एलिमेंट्स होंगे। जेडपी के अंदर कॉर्डिनलिटी ऑफ जेडपी तुम्हारे पास कितना होता है, पी। इसके अंदर पी एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे तुम्हारा पी इंटू अप टू पी ऑफ एन टाइम्स, इसका मतलब पी की पावर एन। तो इसके अंदर पी की पावर एन एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, एम इंटू एन ऑर्डर की अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे हम सपोज दैट अगर हम यहाँ बात करें टू ऑर्डर की मान लो मैट्रिक्स है, या हमने कहा 2/3 ऑर्डर की सपोज दैट, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हर एक एंट्री को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, क्योंकि हमारे पास हम जेड पी एंट्रीज ले रहे हैं तो इसकी कार्डिनलिटी पी है। तो हर एक चॉइस को फिल करने की पी हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, चॉइसेस हैं हर एक एंट्री को फिल करने की। तो इसकी भी पी है, इसकी भी पी है, इसकी भी पी है, इसकी भी पी है, तो कितने हमारे पास पी इंटू पी कितना, एम इंटू एन टाइम्स। तो इसकी जो हमारे पास कॉर्डिनलिटी हो जाएगी ऑफ दिस फाइनाइट वेक्टर स्पेस, या कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस फाइनाइट वेक्टर स्पेस के अंदर, तो दैट इज इक्वल्स टू पी इंटू एम एन। पी एन जेड की बात करें तो यहां पर हमें पता है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं, तो अगर एन ऑर्डर की हमारे एन डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसमें कॉफिशिएंट कितने होंगे, n+1। ठीक है, और हम हर एक n+1 की जो एंट्रीज है, हर एक एंट्री को भरने के हमारे पास पी वेज हैं, पी पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर, इस फाइनाइट वेक्टर स्पेस के अंदर, तो दैट विल इक्वल्स टू पी की पावर n+1। गॉट इट। बताइए, जैसे अगर हम आपसे एक सवाल कर लें, नंबर ऑफ जी। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द वेक्टर स्पेस, हमने लिखा P3 Z2 ओवर Z2। बताइए कितने होंगे, इसमें कितने नंबर 6 ऑफ होंगे सर। एलिमेंट। हाँ, 6। 6। 6 होंगे। 6 तो नहीं होंगे। इसका n कितना है, n इज दिस, p इज दिस। एंड हमने क्या 3। बताया था, p की पावर n+1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3+1 ना, 2 की पावर 4। ओके। कितने एलिमेंट्स आ 4। जाएंगे, 16, 16। है ना। अभी तो बताया तुमको कि इसके अंदर कितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्लियर, जी ध्यान जी रहेगा। जी। चलिए एक एक रिमार्क लिख लीजिए। एक या दो रिमार्क लिख लीजिए, एक रिमार्क 1, एक रिमार्क 2। हमेशा ध्यान रखिएगा दैट एवरी फील्ड, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। कोई भी फील्ड है, लाइक एफ इज एनी फील्ड, दिस इज फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। ठीक है, तो ये हमेशा हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होता है। दूसरा यू कैन सी, इनको प्रूव भी कर सकते हो, बट यू जस्ट रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखो।
कोई फील्ड है, वो अपने सब फील्ड के ओवर हमेशा वेक्टर स्पेस बनाता है। अ फील्ड इज ऑलवेज फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। ठीक है, तो एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। ओके, तो अगर हमने कहा कि E इज द सब फील्ड ऑफ F, ठीक है, फील्ड F है ना, दिस इज अ फील्ड, then this F will be form a vector space over E. This is a vector space. Okay, understood? अभी कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे, कुछ प्रूविंग द वेक्टर स्पेस के ऊपर, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटे ना, आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाए। उसके बाद हम बेसिस और डायमेंशन के ऊपर जाएंगे, सब स्पेसेस की बात करेंगे। ओके, तो एक लेक्चर अभी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट मूव करेंगे सब स्पेसेस के ऊपर। यहाँ तक कोई डाउट? जी ठीक है सर। सारी चीजें क्लियर?